हम्म, नमस्कार। कॉमन ग्राउंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही एक घटना ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर के रख दिया। सुशांत सिंह राजपूत, जो हमारी बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, उन्होंने बहुत ही कम उम्र में आत्महत्या कर ली। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि कैसे एक खुशहाल व्यक्ति, एक सक्सेसफुल एक्टर अचानक से आत्महत्या कर सकता है। और जब इसकी तहकीकात हुई तो इसका जो कारण सामने आया, वो कारण सामने आया डिप्रेशन। और ये पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत काफी समय से डिप्रेशन में चल रहे थे। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने आए हैं कि ये डिप्रेशन आखिर है क्या, ये क्यों होता है, और इसके समाज में क्या प्रभाव आते हैं, और इसके इलाज के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। तो पहले आइए मैं आपको अपने मेहमानों का परिचय कराता हूँ ना। पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शरद शर्मा, जो 27 वर्षों से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेटाबॉलिक डिसीज और कैंसर रिसर्च में काम कर रहे हैं। इनके रिसर्च पेपर अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कई सारे मान्य जर्नल्स में छप चुके हैं। इसी के साथ अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हैं कपिल महेश्वरी। वो एक सामान्य जन के दृष्टिकोण से अपनी बात रखेंगे। और उसी के साथ जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर रेणु खंडेलवाल, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं, और वो इसके इलाज और बचाव के उपाय हम लोगों के सामने रखेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर शर्मा के पास जाना चाहूंगा कि व्हाट इज डिप्रेशन, ये डिप्रेशन आखिर है क्या। डॉक्टर शर्मा। बहुत अच्छा प्रश्न है और मेरे ख्याल से सबसे सामाजिक विषय और आज सबसे ज्वलंत विषय है जिसपे मेरे ख्याल से आपने चर्चा करके बहुत अच्छा एक उदाहरण प्रस्तुत किया, क्योंकि हमारे समाज में जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, चाहे वो आइसोलेशन का समय हो, हमारा क्वारंटाइन का समय हो, लॉकडाउन का समय हो, और इसके अलावा जो लॉकडाउन से होने वाली और आर्थिक मजबूरियां और समस्याएं जो आ रही हैं समाज में, इन सब से कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन से जुड़े हुए हैं। और ये हमें एक समाज में सबसे पहले ये समझना होगा डिप्रेशन आखिर है क्या चीज। क्या ये जी। वो एक सामान्य सी उदासी है जो आप कभी किसी में देखते हैं, किसी को खुशी होते या दुखी होते, या हम कब कहें कि ये डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन को आप अगर मैं मोटे तौर पे या इसको मैं लिटरेरी तौर पे या साइंटिफिक तरीके से मैं अगर इसको डिफाइन करना चाहूँ तो एक एक ये मूड डिसऑर्डर है। और मूड डिसऑर्डर ऐसा कि जो हमारे खाने पे, जो हमारी सोच पे, और जो हमारी आम दिनचर्या पे, हमारे किए गए कामों पे, हमारे दूसरे के साथ हम कैसे व्यवहार करते हैं, इन पे इम्पैक्ट करता है। और इसके बहुत सारे कारण होंगे, बहुत सारे कारण होते हैं डिप्रेशन के। उसके कारण कुछ जैसे हम कहते हैं कि अब्यूज जो है हमारा, कभी कोई फिजिकल या सोशल अब्यूज है, या कोई सेक्सुअल अब्यूज है। उसके अलावा मेडिकेशन को एक रीज़न समझा गया है कि वो भी कभी कभी कॉज करता है। लॉन्ग टर्म मेडिकेशन से भी डिप्रेशन डेवलप होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट्स कभी कभी हमारे आपस में किसी ना किसी के साथ, ऑफिस में, घर पे, या जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और इफ वी लॉस सम डियर वन, दैट समटाइम ट्रिगर्स इट। और एंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लिस्ट। मैं दो एक चीजें बड़ी इसमें अलग बताना चाहूंगा आपको, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी बहुत अच्छी घटनाएं हमारे साथ होती हैं, गुड इवेंट्स लाइक ग्रेजुएटिंग और गेटिंग मैरिड, और घर में किसी अच्छे फंक्शन, अच्छी शादी की बात हुई, और वो भी कभी कभी ट्रिगर कर देता है। और इसको मैं साइंटिफिक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि ना सिर्फ खराब बातें, कभी कभी कुछ बहुत अच्छी बातें भी हमको डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है और जो सदैव अनडिटेक्टेड रह जाता है, वो है जेनेटिक रीजंस। और जेनेटिक रीजंस को अनटिल अनलेस हम इनको समझेंगे और इनके प्रति अगर हम सेंसिटिव नहीं हैं, तो बड़ा मुश्किल होगा कि हम डिप्रेशन के साथ जोड़ के देख पाए। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने शॉर्ट में बताया कि डिप्रेशन क्या है और उसके क्या क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं। कपिल जी के पास जाना चाहूँगा। कपिल जी, एक सामाजिक परिवेश में आप अमेरिका भी रहते हैं, भारत में भी रहे हैं, आपने शायद कुछ केसेस देखे भी होंगे खुद से। तो आपका क्या सोचना है कि कैसे प्रभाव डालता है डिप्रेशन एक व्यक्ति पर, उसके परिवार पर, और किन किन समस्याओं से उसे जूझना पड़ता है, और आप
उसको कैसे देखते हैं डिप्रेशन को? हिमांशु जी, आपने जैसे कहा कि सुशांत सिंह राजपूत जी ने अभी जो कदम लिया उसकी वजह से ये एकदम चर्चा में आया, ये बात सही है। लेकिन वो बॉलीवुड से आते थे, हमेशा लाइमलाइट में रहते थे, इसलिए बात सर्वव्याप्त हो गई है आज की तारीख में। लेकिन आप देखिए, जो हमारा डिप्रेशन है, मेरे को लगता है ये मुख्यतः स्ट्रेस से आता है। और ये केवल बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं, ये आज की डेट में आईटी प्रोफेशनल, मार्केटिंग प्रोफेशनल, आपका फाइनेंस वाला बंदा हो, ये किसी भी इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है, हर व्यक्ति, और जरूरी नहीं जो काम कर रहा है उस इंडस्ट्री में, जो हाउस वाइफ्स हैं उनको सोशल कारणों से डिप्रेशन हर जगह देखने के लिए मिलता है। और शरद जी ने कहा कि कोविड में आइसोलेशन हो गया, क्वारंटाइन हो गया, मेरे को लगता है मतलब डिप्रेशन पहले भी था, इससे और ज्यादा ये तकलीफें बढ़ गई हैं लोगों की, क्योंकि बिल्कुल अपने आप में बंद होके रह गया इंसान। तो हिमांशु जी, मेरे को मुख्यतः दो कारण नजर आते हैं आज की दुनिया में। एक व्यवसायिक कारण है, प्रोफेशनल रीजन, और एक सोशल रीजन। प्रोफेशनल रीजन क्या है कि आज की डेट में एक रेट रेस हो गई है, हर आदमी पोजीशन, पावर और मनी के पीछे भाग रहा है। अब आप देखिए, एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आपका जब आपको आंका जाता है कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके बेसिस, और एक कुछ सेंटेंसेस हमेशा आपको सुनने के लिए मिलेंगे, जैसे कि प्लीज वॉक एन एक्स्ट्रा माइल। ओके, आपको हमेशा कहा जाता है वॉक एन एक्स्ट्रा माइल, आपको बोला जाएगा द बार्स आर रेज्ड नाउ। और उसमें क्या होता है फिर, आपसे कहेंगे प्लीज वर्क बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, ये तो आपका काम है, आपने एक्स्ट्रा क्या किया। और यकीन मानिए हिमांशु जी, वो एक्स्ट्रा माइल जो है वो उस कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है जो एक गरीब आदमी को खा जाता है। उसमें क्या है, आप आज एक्स्ट्रा माइल अपना, आप जितनी कैपेसिटी है उससे एक्स्ट्रा चल रहे हैं, कल को आपने आज जितना एक्स्ट्रा चला उससे और ज्यादा एक्स्ट्रा चलना है, फिर आप एक उस प्रतिस्पर्धा में आ जाएंगे कि अपने से भी एक्स्ट्रा चलना है, दूसरों से भी एक्स्ट्रा चलना है। और उसमें आदमी इतना स्ट्रेस पे रहता है कि वो एक सोशल कट ऑफ कर लेता है अपनी सामाजिक दुनिया से, अपने काम में घुसा रहता है पूरे टाइम। और एक कहते हैं ना, इन्फिनिटी इज द लिमिट, लेकिन ऐसा होता नहीं है, स्काई इज द लिमिट होता नहीं है। हर इंसान की एक मजबूरी होती है, एक लिमिट होती है, फिजिकली, मेंटली, और कहीं जाके जब वो टूट जाता है तो वो जो उसका स्ट्रेस होता है वो फिर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है कि मैं तो अच्छा परफॉर्म करता हूं, मेरे संग आज क्या हो गया, मैं करता था आज नहीं कर पाया। इसके और कारण उसके फैमिली रिलेशन भी इफेक्ट होते हैं, जी क्योंकि वो जी घर पे समय नहीं दे पा रहा है, वो भी एक तनाव में एड ऑन का काम करता है। जी। और देखिए, एक दूसरा कारण जो बताया, ये तो एक प्रोफेशनल कारण हो गया, सोशल रीजन आजकल और है। एक जमाना था जब सोशल सोसाइटी में रहने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान एक पर्याप्त चीज होती थी, आज वो नहीं रह गया है। आज रोटी का मतलब ये है कि आपने रोटी खाई तो कहाँ पे जाके खाई, क्या खाया, 5 स्टार होटल में खाया या कहीं देसी ढाबे पे खा रहे हो, आप रोड साइड खा रहे हो, एक सोशल स्टिग्मा हो गया है। कपड़ा सिर्फ तन ढकने की चीज नहीं है, कपड़ा है आपने कौन से ब्रांड का लोगो पहना है। मकान, आप कौन सी सोसाइटी में, आपके घर के आगे कितनी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी कौन सी कंपनी की है, कितने करोड़ की आती है, कितने लाख की आती है। तो तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रेस, जो कि स्ट्रेस, हम वो हमारे स्ट्रेस, आजकल के आधुनिक जीवन के हमारे परिवेश में जो हम जिस तरह से हम जी रहे हैं, उसमें जगह जगह कोने कोने में ये स्ट्रेस हमें एड ऑन कर रहा है। हम कहीं चाहे परिवार में हो, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे नौकरी पेशा जी लोग हो, वो हमें स्ट्रेस ही है जो हमें बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और शायद हम अपने लोगों से भी दूर होते जा रहे हैं उनसे। पहले बिल्कुल, हम लोग सोशल कट ऑफ रिश्तेदारों से होता जा मिलते रहा थे, कई कई दिनों तक जाके रहते थे, है। सबसे मिलना अ, जुला करते थे। मेरी जी। बात जब डॉक्टर खंडेलवाल या डॉक्टर शर्मा के पास आएगी तो शायद वो बता सके। आज मेरे को एक चीज लगने लगी है कि जो हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, वो सोशल मीडिया सोशल डिस्टेंसिंग का कारण बन गई है। सोशल मीडिया पे लगता तो है कि मेरे 1000 दोस्त हैं, लेकिन वक्त आने पे कोई काम नहीं आता है, आपके पास आपकी बात शेयर करने के लिए कोई नहीं होता है। और हिमांशु जी, सोशल मीडिया जितना झूठा है मैं आपको बता नहीं सकता। उसके अलावा आप एक कोई गंदी से गंदी फोटो डाल के देखिए, वाओ, बेस्ट पिक, बेस्ट पिक, बेस्ट फैमिली पिक, इस तरह के अनेक, तो आदमी को लगता है कि मेरे दुनिया में सब कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है ही नहीं।
जबकि सच्चाई उससे उलट होती है। जी जी, पॉइंट आ गया आपका। जी अब मैं डॉक्टर रेणु खंडेलवाल के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि एक डॉक्टर होने की हैसियत से, एक साइकेट्रिस्ट होने की हैसियत से, वो उसका वो दृष्टिकोण रखेंगे कि यस, उनके पास पेशेंट्स आते हैं, वो इससे रूबरू होती हैं, डे डे नाइट उनका यही बिजनेस है या व्यवसाय है। तो वो उसको बहुत अच्छे से सही परिप्रेक्ष्य में रख के बता पाएंगे कि वो इस डिप्रेशन की समस्या को कैसे देखती हैं, कि क्या ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखती हैं, एक आम समस्या के रूप में देखती हैं, और भारत में इस समस्या को किस तरह से लिया जाता है, ये भी हमें बताएंगे डॉक्टर रेणु। जी नमस्कार सर जी। देखिए, डिप्रेशन अगर आज आप बात करते हैं तो शायद सबसे बड़ी बीमारी के रूप में है। ये इंडिया में ही नहीं है, वर्ल्ड वाइड है। आप अगर स्पेसिफाइड करेंगे कि इंडिया में है, यूएस में है, या ब्रिटेन में है, फ्रांस में, इट्स नॉट लिमिटेड अप टू द वन कंट्री, मोस्टली सभी जगह। और आज की पॉपुलेशन में अगर आप मान के चलते हैं तो 60 to 70% जो पॉपुलेशन होती है किसी न किसी तरह के डिप्रेशन से जरूर ग्रसित होती है। अब वो कहीं से भी रिलेटेड हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि डिप्रेशन के साथ में आपके अदर सपोर्ट्स कैसे हैं। अगर अदर सपोर्ट्स अच्छे हैं तो पर्सन उस डिप्रेशन से कोप अप कर जाता है, वो हाइड आउट हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई सपोर्ट्स नहीं है या कुछ और चीज नहीं है तो वो फ्लेयर अप भी हो सकता है, वो किसी भी तरह के लक्षणों में भी आ सकता है। इवन इसके अलावा बहुत सारा चीज होता है कि डिप्रेशन को एक जो सोशल स्टिग्मेटाइजेशन है अभी भी, स्पेशली इन इंडिया में, लोग ट्रीट ही नहीं करवाना चाहते हैं। ये इसको एक बीमारी ही नहीं लेते कि ये कोई बीमारी है। डिप्रेशन को तो लोग अरे एवे ही कर रहा है, ये तो कुछ नहीं होता, जरा सा घूम घाम ले, आ जाएगी, नींद आ जाएगी, क्या लगा रखा है, मन नहीं लगता है, बेचैन हो रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो ये जो चीज है इंडिया के अंदर, स्पेशली अगर हम बात करें तो लैक ऑफ नॉलेज, स्टिग्मेटाइजेशन की वजह से डिप्रेशन मोस्टली हाइड अप हो जाते हैं। और यही जो हाइड अप डिप्रेशन है, ये सुसाइडल थॉट्स या सुसाइड अटेम्प्ट्स, इवन बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, काफी सारी चीजों में कन्वर्ट भी हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही एज ग्रुप के अंदर डिप्रेशन आ रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे आप सुशांत सिंह की आप बात कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट कि ओनली उसी तरह की जेंट्री या उसी तरह की में। अगर आज आपकी तारीख में देखें, बच्चों में भी डिप्रेशन बहुत कॉमन हो चुका है, यंग एज में हो चुका है, मिडिल एज में हो चुका है, ओल्ड एज में हुआ है। सबके रीजन थोड़े डिफरेंट से हैं। इवन यंग गर्ल्स जो न्यूली वेड फीमेल्स होती है, उनके अंदर भी अगर आप डिप्रेशन देखेंगे तो काफी कुछ बढ़ जाता है। और डिपेंड करता है कि ये किस तरह से कोप अप करती है। अगर आप 15 साल के बच्चे की अगर आप बात करते हैं तो आज के टाइम पे कॉम्पिटेटिव है कि बच्चे को 12-13 साल से बेटा तुमको आईटी करना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है। अब वो कुछ भी कर रहा है उसके बनने को, लेकिन एक स्ट्रेस, नहीं मुझे तो पढ़ना है, मुझे मार्क्स लाने हैं, मेरे मम्मी पापा मुझे ये कहेंगे, मेरे वो कहेंगे। गर्ल्स की अगर आप बात करो तो रेस्ट्रिक्शंस वाली चीज है, कुछ चीजें सोशल के हिसाब से भी होता है। जैसे जितने ज्यादा रेप के केस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पेरेंट्स का जो प्रोहिबिशन हो जाता है कि आप ये करिए, आप नहीं करिए। लेकिन कहीं जाकर के लड़कियों को लगता है कि यार हमें क्यों रोका जा रहा है, बॉयज को क्यों नहीं रोका जा रहा है। इवन परवरिश का तरीका, आप किस तरह से उनको परवरिश करते हैं, वही फीमेल्स लड़कियां जब शादी होकर के जाती है, भाई आपने कुछ करवाया नहीं, उसको कुछ आता नहीं है, उसको हाउ टू मैनेज द होम्स एवरीथिंग। जब नए परिवेश में जाती है वो एडेप्ट नहीं कर पाती, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो इनडायरेक्टली वो स्ट्रेस में चली जाती है। दूसरा अगर आप बात करें तो अदर फैमिलीज का भी यही इश्यूज रहता है। मिडिल एज के पर्सन का रहता है कि यार मुझे घर बनाना है, मुझे ये बनाना है, मुझे वो बनाना है, प्रॉपर्टी करनी है, बचत करनी है, बच्चों की क्लासेस के लिए करना है, वो उसी में एक स्ट्रेस में चला जाता है। ओल्ड एज में यार हमने पहले तो हम ऐसा करते थे, वो लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या तो अपनी फ्रीडम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, कभी बीमारी से रिलेटेड है। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखे जाए तो हर एज में डिप्रेशन काफी प्रिवलेंट हो चुका है। और डे बाय डे जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही है, इवन हम गैजेट ओरिएंटेड हम हो रहे हैं, हमारा नेचुरल एनवायरमेंट से हमारा कॉन्टेक्ट खत्म होता जा रहा है, वैसे वैसे डिप्रेशन बढ़ते जा रहे हैं। अब रही बात की कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करें और कैसे नहीं आइडेंटिफाई करें कि किसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है और किसको नहीं रिक्वायरमेंट है, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है। लेकिन इसके लिए जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं नियर डियर, जो कि रोज पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं।
रोज अगर कोई पर्सन बात करे, अरे यार मेरा तो मन नहीं लग रहा है, मैं तो बहुत उदास रहता हूँ, या मुझे इस तरह के सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, या हाथ कांपने लग जा रहे हैं, या उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, या वो आप अगर उसका फेस एक्सप्रेशन देखेंगे तो हमेशा सेट नजर आता है, उसको नींद नहीं आ रही है, उसको एकदम से झल्लाहट, एंगर बढ़ रहा है, तो ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जो कि आप इजी वे में उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि मास्क डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं, कि लोग सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कि नहीं मुझे पब्लिकली शो नहीं करना है कि मुझे डिप्रेशन है, अपने उसको छिपाते हैं, अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं, सप्रेस और कर वही एकदम से इम्पल्स में निकलते हैं, तो जैसे ही कोई मौका मिलता है वो इम्पल्सिव रूप में बाहर निकला। तो वो प्रिविलेंस सबसे वाली बात है। खतरनाक है आई थिंक। जी 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 जी। तो और कुछ चीज जो मैंने इंडिया में भी देखी है कि यहाँ पर अगर किसी पेशेंट को डिप्रेशन आ रहा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो रिलेटिव उसको ये कह के बंद करवा देते हैं मेडिकेशन कि अरे नहीं नहीं ये तो नशे की दवाई है, तुमको तो लत लग जाएगी। जबकि वो अच्छा, रियलिटी नहीं जानते कि अगर आप उसकी मेडिकेशन बंद करवा दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसकी इम्पैक्ट कितना बुरा हो सकता है, वो किस लेवल तक जा सकता है, उसकी मानसिक स्थिति कितना गड़बड़ हो सकता है। इवन अगर आप सीवियर डिप्रेशन की बात करें तो सीवियर डिप्रेशन साइकोसिस में भी कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पर्सन एकदम से पागलपन हो जाता है, बिल्कुल एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं रहता कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर वो उसके लिए और भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो जाते हैं। थैंक यू। एक चीज और देखिए, जैसे कि आपने टच भी किया थोड़ा सा, और ये खासतौर से छोटे शहरों में इस तरह की मेंटालिटी देखी गई है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इवन अपर क्लास में भी है काफी हद तक, कि यार साइकेट्रिस्ट को तो ऐसा समझते हैं पागलों का डॉक्टर है, यार तुम तो पागल हो गए, मतलब उसे ऐसा लगता है अगर मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ मैं तो पागल हूँ, लोग मेरे को पागल समझेंगे, तो मैं तो मेंटली इम्बैलेंस्ड हूँ, या मेरे साथ कुछ ऐसा इश्यू है। तो वो एक सोशल स्टिग्मा भी रहता है कि बंदे को लगता है कि मैं जा रहा हूँ तो लोग मुझे, मेरे लिए क्या पागल समझे। सोचिए, दे विल बी टॉकिंग बिहाइंड माय बैक, और दे विल बी टॉकिंग लाइक दैट। तो डॉक्टर शर्मा, आप शायद इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, मैं बिफोर आई गो, आपने बहुत अच्छा, और आपने ये जो प्रश्न उठाया है आई थिंक बहुत रिलेवेंट है, और मैं चाहता था कि हम इस पे आज चर्चा कर लें, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है और शायद जो हमारे दर्शक होंगे वो देख के इन चीज़ों को आज जरूर समझने की कोशिश करेंगे। और मैं बिफोर आई गो टू द साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ दिस इशू, मैं थोड़ा सा डॉक्टर खंडेलवाल को और अपडेट कर दूं। उन्होंने बहुत अच्छी बात की, और मैं कुछ फैक्ट शीट देना चाहता हूं जो as per the 2019 WHO data है, and it says that globally more than 264 million people are actually suffering with depression as on 2019 data. So this is one of the latest data, and 264 million people. So 264 people, people which are from the population which is been studied। और हम जानते हैं कि बहुत सारे देश हमारे ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह की स्टडीज नहीं होती हैं, लेकिन अपने आप में 264 मिलियन लोग अगर डिप्रेशन के शिकार हैं किसी साल में, तो एक बहुत बड़ा चीज़ है। और वही डॉक्यूमेंट मुझे बताता है कि ऑब्वियसली वुमेन्स आर मोर प्रोन टू द डिप्रेशन देन दी मेल, ये भी उसमें कहा गया है। और तीसरी चीज़ जो मैं डॉक्टर खंडेलवाल ने बहुत अच्छी उठाई थी, मैं उसको मैं अपनी तरफ से उसको सपोर्ट करना चाहता हूँ कि that WHO document also says more than 75% people from the middle and the lower societies, they never go to a doctor, they never see a doctor, and they handle it. And those handling these kind of situations at home and by the other means, it takes it to the a serious condition। मैं सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स को और बता दूंगा चलते चलते, सब उसके बाद में थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा जिसमें मैं इसको साइंटिफिक, इसका रैशनल और रीजन मैं आपको बताऊंगा। सोशियो इकोनॉमिकली another document which I was just referring it before the talk, it says that more than 8 lakh of suicides they were attributed to the depression, यानी कि जो डिप्रेशन की वजह से, मतलब उन्होंने इसको जोड़ के दिया। और WHO का डेटा है तो हमें मानना चाहिए। और एक और चीज इसमें ये है कि जो टोटल हमारा, अच्छा डिप्रेशन सिर्फ ये नहीं, आप सुसाइड से मत जोड़िए। डिप्रेशन का मतलब है आपका मन नहीं कर रहा है काम करने का, आपका सिस्टम पे से विश्वास उठ जाएगा, आप होपलेसनेस फील करना शुरू कर देंगे। और जब हम होपलेसनेस फील करते हैं, जब हमारा सिस्टम से विश्वास उठ जाता है, जब हम रिलेशन से थोड़ा दूर भागने लगते हैं, तो जनरली अगर हम बिजनेसमैन हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा बिजनेस कंप्रोमाइज हो जाएगा।
या मैं एक बहुत अच्छा एग्जीक्यूटिव हूँ या एक साइंटिस्ट हूँ, ऑब्वियसली आई विल नॉट बी गिविंग माई 100%। और जो इसमें खंडेलवाल के अलावा कपिल जी को भी जोड़ना चाहूंगा, उन्होंने कहा ना कि ये दौड़ जो हो जाती है, फिर दौड़ तो है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उसमें भी अगर मैं डिप्रेशन की तरफ चला गया तो शायद फिर मैं अपने को डिटैच करना शुरू कर देता हूँ और धीमे धीमे ये गैप बढ़ता चला जाता है और मैं एक आइसोलेटेड सा फील करना चाहता हूँ, विच कंपाउंड्स, जो इसको फिर से जोड़ता है इस डिप्रेशन में थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ। तो ये सब होता है। और इसको अगर मैं सिर्फ यूएस की एक डेटा आपको बताऊं तो तकरीबन 15 से 45 बिलियन डॉलर हर साल सिर्फ डिप्रेशन की वजह से खर्च होते हैं। आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा अब मैं आपको डिप्रेशन की साइंटिफिक रीजन बताने के लिए। डॉक्टर खंडेलवाल वुड सर्टेनली लाइक इट एंड वो इसको बाद में इसमें जरूर जोड़ सकती हैं। सी, हमें एक चीज समझनी चाहिए कि एक तो हमारी सामाजिक परिदृश्य है, सामाजिक परिवेश है, जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो हम नहीं बदल सकते। और ये एक बड़ी ऐसी सच्चाई है, जो एक कड़वी सच्चाई है और हम सबको इस जीवन में झेलना ही है। ये दौड़ जारी रहने वाली है, ये लड़ाई जो दिन भर की भाग दौड़ है ये चालू रहने वाली है। और इसके अलावा फिर हमें अगर एक ऐसी स्थिति आती है तो आ क्यों रही है, और कभी कभी कुछ बिना किसी वजह से हम डिप्रेशन में जाते हैं, तो मैं एक शब्द यूज करता हूँ जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, और मैं इसलिए ये सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ इसको, हालांकि थोड़ा सा साइंटिफिक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं बेसिकली केमिकल्स, जो हमारे मूड केमिकल्स हैं, जो हमारे ब्रेन में रहते हैं। करते क्या है ये न्यूरोट्रांसमीटर्स? ये मैसेंजर्स, ट्रांसमीटर, जैसे इनका वर्ड है न्यूरो ट्रांसमीटर, ये मैसेंजर्स, संदेश वाहक हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स से एक पर्टिकुलर मैसेज लेके जाते हैं डिफरेंट जगह। वो दूसरे न्यूरॉन को लेके जा सकते हैं, या वो एक मसल को लेके जा सकते हैं, या किसी ग्लैंड को लेके जा सकते हैं। और जनरली देखा गया ये तरह तरह के न्यूरोट्रांसमीटर हैं। तकरीबन आज तक रिसर्च में 200 से ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर जो इजाद किए गए या आइडेंटिफाई किए गए। लेकिन इसमें से 3 जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा, एक है अपना डोपामीन, दूसरा है सेरोटोनिन, और तीसरा है नॉरएपिनेफ्रिन। आपने शायद यहाँ और वहाँ कभी कभार इनके नाम सुने होंगे, लेकिन आज अगर मैं जोड़ देना चाहूँगा, आई एम वेरी डोपामीन इज ऑलवेज माय फेवरेट chemical which I generally use in my talks with my scientific fraternity, and also it is of much interest. डोपामीन एक ऐसा एंडोजिनस, जो हमारे शरीर से निकलने वाला केमिकल है, जो हमारे मूड को कंट्रोल करता है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को भी समझना। अब ये डोपामीन या सेरोटोनिन है या नॉरएपिनेफ्रिन है, डिफरेंट जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है। जैसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं जी, अगर 13 के आसपास है, 14 के आसपास है, अब ठीक है, 12 9 पे आता है तो कम हो जाता है। ऐसा आज तक इसको कोई समझ नहीं पाया, लेकिन इनका एक पर्टिकुलर बैलेंस है हर बॉडी के अंदर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर के बैलेंसेस जो हैं, ये हमारे मूड को, ये हमारे एंथुजियाज्म को, हमारे खाने की पैटर्न को, हमारे सोने के पैटर्न को, हमारे खुश रहने के पैटर्न को हैंडल करते हैं। होता क्या है कि सर्टेन सिचुएशंस में ये इम्बैलेंस हो जाते हैं। सपोज कि डोपामीन आपका नीचे कम होता चला गया, और डोपामीन अगर आपको कम होता चला जाएगा, जनरली ऐसा देखा गया है, तो आपको पर्टिकुलर एक तरीके से डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। और डिप्रेशन में क्या होगा? लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द फूड विच यू ईट। कोई आपसे कहेगा आप वो वाली मूवी चलते हैं, पहले तो आप बहुत मूवी देखते थे हमारे साथ, आप कहेंगे नहीं यार, आई डोंट फील लाइक गोइंग टू अ मूवी एनीमोर। या आपको कोई कहेगा रेस्टोरेंट चलना है, आप कहेंगे मैं नहीं जाता हूँ जी वहाँ पे। कोई स्पोर्ट जिसको आप बहुत फॉलो करते थे, आपका मन नहीं करेगा उसको देखने का। या आप कभी कभी लोग उसमें एल्कोहलिज्म की तरफ चले जाते हैं, और आपकी वेकफुलनेस खत्म होती है, ओवरऑल आपकी जिंदगी की सोशल लाइफ जो है खत्म हो जाती है। ऐसे पेशेंट में जनरली देखा गया कि डोपामीन प्लेज ए मेजर रोल। तो और मैं ये, टू कट दिस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो मैं केमिकल इनका बैलेंस बता रहा हूँ, इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। डोपामीन हो सकता है उसका सिक्रीशन कम हो गया हो, पहली बात, बनना बंद हो गया, ठीक है। या दूसरा, उस जो मेरा रिसेप्टर है जहाँ पे जाके डोपामीन काम करता, हो सकता है उन रिसेप्टर्स में इश्यूज हैं जहाँ पे वो काम नहीं कर रहे हैं। या फिर जो हमारा इसका सिग्नलिंग प्रोसेस है, जो हमारा कनेक्शन प्रोसेस है, दोनों एक रिसेप्टर से लेके और इस केमिकल का, हो सकता है उसमें कहीं गड़बड़ी आ गई, इसके चैनल में गड़बड़ी आ गई। और यहाँ पर रोल आता है एक एक्सपर्ट मेडिकल पर्सन का।
इन चीजों को, इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी कभी इस तरीके से हम अवॉइड कर जाते हैं कि चलो जी 4 दिन की बात है, फिर ठीक हो जाएगा, कुछ तो हुआ था या ऐसा हुआ होगा, ऑफिस में कोई बात होगी। बट अगर ये परिस्थिति बहुत, आपको लगता है कि 5-7 दिन, 15 दिन, 20 दिन चल रही है, हो सकता है कि इसको पकड़ के ठीक करना या इसको एटलीस्ट कंट्रोल करना या उस हालत तक ना ले जाना जिसका जिक्र अभी डॉक्टर खंडेलवाल ने भी किया था, कि आप वहां पहुंच जाएं कि जहां आप एक्सट्रीम ले लें। तो यहाँ रोल आता है एक मेडिकल डॉक्टर का। इस बात के साथ मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करूंगा और मैं चाहूंगा कि इस पे डॉक्टर खंडेलवाल और कपिल जी अपने अपने कमेंट जरूर आगे दें। जी बिल्कुल। देखिए, जो आपने कहा न्यूरोट्रांसमीटर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल की डिप्रेशन में। लेकिन न्यूरोकेमिकल जो इम्बैलेंस होता है, डेफिनेटली ट्रीटमेंट इसके लिए मेडिसिन ही होती है, मेडिकल सपोर्ट बहुत रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस इनडायरेक्टली आपके ब्रेन के जो हाइपोथैलेमस पार्ट होता है उस पर इम्पैक्ट डालता है और वहीं से फिर ये इम्बैलेंस चालू होता है। तो जब ये इम्बैलेंस रेगुलर है, मान लीजिए आपके एनवायरनमेंट में इतना स्ट्रेस है कि आप उसको कोप अप नहीं कर पा रहे, वो रेगुलर मेंटेन है, तो वो रेगुलरिटी में फिर वो आपके ब्रेन पे इफेक्ट आना उसका शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इस तरह के केसेस में जहाँ पे कि फैमिली सपोर्ट्स या अदर सपोर्ट्स या एनवायरमेंटल या सोशियो इकोनॉमिक, उसके बाद भी अगर आप चेंजेस नहीं देखते हैं कि थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं आ रहा है या 5 या 10% बहुत सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है, तो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। और वहीं पे हम सेरोटोनिन इनहिबिटर, रीअपटेक इनहिबिटर, एसएसआरआई, नोरेपिनेफ्रिन इनहिबिटर, तो बेसिकली इस तरह की मेडिसिन दे करके इन न्यूरोकेमिकल्स का जो बैलेंस है बॉडी के अंदर वो बढ़ाया जाता है और उसी से फिर इसको फाइनली ट्रीट किया जाता है। लेकिन डेफिनेटली इसमें ऐसा नहीं है कि 80%, अगर आप 70% पॉपुलेशन अफेक्टेड है तो आप मान के चलिए इसमें 40% इएट्रोजेनिक डिप्रेशन होता है, जहाँ पे कि कोई रीजनिंग नहीं होती है डिप्रेशन की, दैट इज द सेल्फ इंड्यूस्ड डिप्रेशन, और वहां पे 100% ट्रीटमेंट मस्ट होता है। और जहां ये चीजें हुई, थोड़ा भी प्रोवोक हुए, ये वाले पेशेंट बिल्कुल भी कोप अप नहीं कर पाते, सुसाइडल टेंडेंसीज में बहुत हाई लेवल की होती है। डॉक्टर साहब, इस चीज में मैं आपके साथ एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा और आप मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक पर्सन होंगे चेतावनी देने के लिए। कभी कभी आजकल हमारी एक गूगल की दुनिया और व्हाट्सएप की दुनिया है और हम कभी कुछ नाम सुनते हैं, जैसे हमने डोपामिन सुना या सेरोटोनिन सुना या गाबा सुने या हमने कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करी। हमारे यहाँ कभी कभी, हालांकि ये दवाएं रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन फिर भी कभी कभी लोग सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आप लोगों को जरूर ये चेतावनी दे दें कि ये केमिकल्स स्ट्रिक्टली किसी मेडिकल एक्सपर्ट की, किसी साइकेट्रिस्ट की सुपरविजन में ही ली जानी चाहिए, क्योंकि इनके प्रभाव दोनों तरफ होते हैं, अच्छे और बुरे। जी, मैं ये जरूर जिसमें जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर। नहीं, आजकल नहीं दी जाती है बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के, ये मेडिकेशन नहीं दी जाती है आजकल। पहले था ये, आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है, आजकल नहीं देते हैं ये लोग। आजकल बिना राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन, इवन ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन पे भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड मिलता है ये। आप जैसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लें और फिर वो पेपर ले जा करके उसको दिखा दे, तो वो नहीं, वो बाकायदा रजिस्ट्रेशन नंबर डॉक्टर का, बाकायदा कौन सी काउंसलिंग काउंसिल से वो अटैच है, कब का प्रिस्क्रिप्शन है, एवरीथिंग दे आर टेकिंग। जो दे रहे हैं ये मेडिसिन, वो सिर्फ जो नियर डियर रिलेटिव्स होते हैं उनको यूज करने को दे रहे हैं। खैर, मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप डायरेक्ट केमिस्ट से ले। इवन मैं तो नॉर्मल किसी भी पेशेंट को ये भी नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप नॉर्मल छोटी सी मेडिसिन भी आप केमिस्ट से जाके लें कि भाई मुझे बुखार हो रहा है, दस्त हो रहा है, आप जाके ले लें। तो क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जिसमें वाइटल्स वगैरह देखना कंपल्शन होता है पेशेंट का, कि कितनी डोज रिक्वायर्ड है, कितना आपको रिक्वायर्ड है, एडिशनल सपोर्ट और क्या रिक्वायर्ड है। तो साइकेट्रिक मेडिसिन तो टोटली डिफरेंट होती हैं। तो ये तो अगर कोई ले भी रहा है तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपने एक अल्प्राजोलम ले लिया, आपको नींद आ गई है तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नहीं, बहुत सारे हिडन फैक्टर्स होते हैं जिनको भी ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि डॉक्टर साहब, जनरली क्या हो जाता है, कभी हिमांशु जी मैं 1 मिनट और लूंगा, कि कभी कभी क्या होता है, 2 दोस्त हैं और एक दोस्त अपने किसी समस्या से गुजर रहा है, डिप्रेशन से, और वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ने कुछ दवा लिखी, तो दूसरा दोस्त आया, तो ये क्या हुआ था, तू तो अच्छा दिख रहा है, बोले हाँ मैंने ये दवा ली थी, आप भी इसको लो, थोड़ा सा देखो शायद अच्छा लगेगा। और जनरली कभी कभी ये हमारे यहाँ एक प्रथा सी हो गई है कि हम लोग कभी कभी, और ऑफ जिसको हम कहते हैं ना कि वो
कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कहीं से वो दवा ले ली, बोले हाँ यार मुझे अच्छा लगा तो हो सकता है तुझे भी अच्छा लगे, लेकिन निश्चित रूप से इसको इन दवाओं को टेपिंग करने का, बढ़ाने का, कम करना बहुत जरूरी होता है। अगर स्केलिंग डाउन नहीं करेंगे इन दवाओं को तो ये अच्छे की जगह खराब प्रभाव भी दे सकती है, इसलिए स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपर